तो दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो मंथली एग्ज़ाम हुआ था आप सभी का अक्टूबर का। तो आज हम आपके साथ लेकर के आए हैं। आज के इस वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा कैसे आप लोग याद रखिएगा और कैसे इसको बहुत ही लंबे समय तक, बहुत दिनों तक इसको याद रखिएगा। और एग्ज़ाम में अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप सभी उसको सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है चैप्टर बाय चैप्टर लिया जा रहा है। अगर ये सब आप क्लियर कर लेते हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ये मानो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सरकार हमको दे रही है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे चलिए एक नंबर कह रहा है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये जो टिक लगा गया है इस पे आप लोग मत जाइएगा, हम आपको सही सही बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा जो प्रतिबिंब बनता है वो तो अवतल दर्पण में बनता है, लेकिन यहाँ पे अवतल दर्पण ऑप्शन में है ही नहीं। यहाँ पे उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है और समतल दर्पण है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें से मार सकते हो, इनमें से किसी में नहीं। लेकिन यहाँ पे वो जो टाइपिंग होता है तो टाइपिंग करने में यहाँ पे छूट गया है। यहाँ अवतल लेंस नहीं, अवतल दर्पण होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये होगा कब, जब यहाँ पे दर्पण रहेगा तब, और नहीं तो इनमें से कोई नहीं। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस किरण को मुड़ने को क्या कहा जाता है? तो इस किरण को मुड़ने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ये भी आप बहुत ही याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य। तो सिंपल सी बात है कि जब प्रकाश जो होता है कांच में प्रवेश करता है उसका तरंग दैर्घ्य घटता है। क्या घटता है? तरंग दैर्घ्य। और उसका विचलन जो होता है वो बढ़ता है। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे अगला जो मेरा क्वेश्चन आया कहता है कि जल और कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसको बनाना है नहीं, इसको तो याद रखना है ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक क्या लगाना है? देखिए यहाँ पे देखो 4 दूना का कितना होता है? 8, तो ऊपर में 8 होना चाहिए। और 3 तिहाई कितना होता है? 9, तो नीचे में 9 होना चाहिए। पहले 8 उसके बाद 9। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है, ये राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पहले 8 फिर 9, तब आप समझ जाइएगा। अगला देखिए बोला ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्टिकल जो फाइबर होता है जिसका बीच वाला भाग क्रोड कहलाता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक लेंस हवा की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यानी एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है हवा में। अब कह रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो हवा में उसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1.5 जो अपवर्तनांक होगा, अब जिसका अपवर्तनांक हो के उस माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी बताना है। यहाँ देखिए तो दोनों जो लेंस था वो दोनों का अपवर्तनांक सेम सेम है, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। कह रहा है 7 नंबर एक लेंस के दो सतहों की वक्रता त्रिज्या r समान है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। उसके बाद कह रहा है इस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो +-r हो जाएगी। बात समझ रहे हो कि जो दोनों लेंस की सतह की वक्रता त्रिज्या समान है। ये हो गया 7 नंबर का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला करें 8 नंबर एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को अगर पानी में डुबो दिया जाता है तो यह किसके समान व्यवहार करेगा? तो ये कैसा व्यवहार करेगा? तो उत्तल लेंस है तो अभिसारी जैसा व्यवहार करेगा। अवतल रहता तो अपसारी, या उत्तल है तो अभिसारी। आप लोग समझ रहे हो। चलिए अगला को हम बताते हैं। अगला यहाँ पे 9 नंबर का है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता 5 डायोप्टर हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। अगला देखिए कहता है क्या,
चलिए यहाँ पे अगला आ गया, कह रहा है कि यदि फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं, उसके संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तो दोनों संपर्क में रखा है अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी जो उत्तल है तो संपर्क में रखा गया है, तो उसका संयोजन की फोकस दूरी बताना है, तो हो जाएगा f/2 हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो अधिकतम दूरी जो होती है नेत्रिका एवं अभिदृश्यक की फोकस दूरी का योग, जो नेत्रिका होता है और जो अभिदृश्यक होता है, दोनों का अगर हम दूरी का योग निकालेंगे, जोड़ निकालेंगे, तब जो आएगा वो ये मतलब सूक्ष्मदर्शी नेत्रिका के अभिदृश्यक के बीच की दूरी होगी। चलिए अगला कह रहा है 12 नंबर, सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है। तो सीधा सीधी सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई f0 प्लस f होती है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है, एक सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बच्चा भी जानता है कि 25 सेंटीमीटर है। क्लास 10 से आप लोग पढ़ते आए हो, ठीक है। अगला कह रहा है कि प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपन से बनता है। तो प्रकाश जो होता है वो धूल कण जो होता है ना, उसके कंपन के कणों से बनता है, ठीक है। चलिए अगला 15 नंबर कह रहा है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है। तो प्रकाश का तरंग जो है ना, वो प्रकाश के ध्रुवन को बतैबे नहीं करता, व्याख्या नहीं कर पाता है। चलिए अगला हम देखते हैं। देखिए समय थोड़ा लगेगा, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। चलिए अगला कह रहा है, दो समान कला संभट्य वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग क्या होता है। तो जो उत्पन्न तरंग होता है निश्चित कलांतर होता है, जो दोनों के द्वारा उत्पन्न जो तरंग होता है ना, उसका कलांतर पूरे निश्चित रहता है। फिर देखिए कह रहा है कि विनाशी व्यक्तीकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए। विनाशी व्यक्तीकरण के लिए जो पथांतर होता है 2n+1 इंटू λ/2 होनी चाहिए। चलिए अगला कह रहा है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। तो मोमबत्ती है, क्योंकि मोमबत्ती से जो प्रकाश स्रोत है वो हमें एक साथ निकलते रहता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, मोमबत्ती हो गया। विद्युत बल्ब देखिएगा, मरकरी देखिएगा, लेजर, ये सब देखिएगा ना, तो वो एक मतलब एक समान से वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। अगर आपको चेक करना है ना, तो बल्ब जैसे ले लीजिएगा, उसके सामने कैमरा आप लेके जाइएगा अपने मोबाइल का, तो देखिएगा कि वो भुक भुक करता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है, मोबाइल से पता चल जाता है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि व्यक्तीकरण करते समय प्रकाश तरंग की तीव्रता 9:4 के अनुपात में है, अधिकतम न्यूनतम तीव्रता का अनुपात है। अधिकतम और न्यूनतम हो जाएगा 25:1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, क्योंकि अधिकतम 9 अगला कह रहा है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है। हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दा के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। उस व्यक्ति के लिए दूरबिंदु होगी, दूरबिंदु हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण तीक्ष्ण कोण पर मुड़ती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। तो जब तीक्ष्ण कोण पर मुड़ेगा ना, तो उसको कहेंगे प्रकाश का विपवर्तन। चलिए अगला यहाँ पे समझते हैं, कह रहा है प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है। प्रकाश जो तरंग होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, ट्रांसवर्स होता है। अगला ये कहता है बूस्टर का नियम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। बूस्टर का नियम म्यू बराबर tan IP होता है, ठीक है। आइए अगला कह रहा है 25 नंबर, जब किसी पदार्थ पर प्रकाश 60 डिग्री पर आपतित होता है तो अपवर्तित प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित हो जाता है। पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। इसका मेरे पास आंसर नहीं है, अगर इसका आंसर आपके पास है तो आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए 26 का रहा है, 2 डायोप्टर एवं -3.5 डायोप्टर के लेंस को संपर्क में रखा जाता है। संयोजन क्षमता क्या है। अभी हम लोग पढ़े f0 प्लस f, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, -1.5 डायोप्टर। आइए यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है 27 नंबर की तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है। क्या होता है, घटता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो मतलब कि तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक जो होगा वो क्या होता है, घटता है। आइए अगला देखते हैं। फिर कह रहा है कि छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। इसका आंसर मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो फटाक से आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। आइए यहाँ पे कह रहा है, इंद्रधनुष का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आइए 30 नंबर कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन
किस अवयव का होता है? सबसे अधिक विचलन किसमें होता है? बैंगनी में होता है। तो आप लोगों ने बहुत ही कम समय में यानी 10 मिनट में आप लोगों ने ये सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिया। मात्र इसमें 2 ऐसा ऑब्जेक्टिव बचा है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है। अगर आपको पता है तो वो ऑब्जेक्टिव का आंसर हमको ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ये सब आपको सब्जेक्टिव दे चुका है और ये सब्जेक्टिव आप लोग याद ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो दे